वेलकम बैक टू इको मंथन। आज की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कल्याणकारी अर्थशास्त्र के दूसरे प्रमेय के बारे में ये क्वेश्चन है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमेय क्या कहता है? यदि उपभोक्ता उत्तर प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं तो प्रत्येक पेरेटो कुशल आवंटन शुद्ध विनिमय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी संतुलन संभव है। ये कहता था, दूसरा प्रमेय है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमेय इस बात को कहता था। और उत्पादन से जुड़ी अर्थव्यवस्था में उत्पादन सेट की उत्तलता यह सुनिश्चित करती है कि बाजार संतुलन में के रूप में पेरेटो कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सके। इस बात को भी सेकंड प्रमेय में कहा जाता है। पेरेटो कुशल आवंटन शुद्ध विनिमय अर्थव्यवस्था की बात करता था और सुनिश्चित करती थी कि बाजार संतुलन में पेरेटो कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सके। इसकी बात भी दूसरे प्रमेय में होता था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में यह तब लागू होता है जब पैमाने का रिटर्न बढ़ रहा हो। इसकी बात नहीं करता था। अगर पैमाने का रिटर्न बढ़ेगा तो एकाधिकारी ये सब होने की संभावना रहती है। एकाधिकार के बढ़ने की संभावना रहती है। तो रिटर्न पैमाने की बात नहीं करता था सेकेंड प्रमेय। इसका तात्पर्य यह है कि बाजार प्रणाली में आवंटन भूमिका और वितरण भूमिका को एक दूसरे से अलग किया जा सके। बिल्कुल सही। मतलब कि इसमें जो बात नहीं की जाती थी जिसकी बात वो है कि बढ़ते रिटर्न की पैमाने पर रिटर्न बढ़ रहा है, इसकी बात जो है पेरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सेकेंड प्रमेय में नहीं की जाती थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाजार संरचना की विशेषता नहीं है? खरीदारों की एकाग्रता की डिग्री, विक्रेताओं की एकाग्रता की डिग्री, प्रवेश की शर्तें ये भी है, लंबवत एकीकरण ये नहीं है। बाजार संरचना की जो शर्तें हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलर्स, बायर्स और जो प्रवेश की जो शर्त थी वो सारी बातें बाजार संरचना में थी, लेकिन जो लंबवत एकीकरण इसकी बात बाजार संरचना में नहीं हुई थी। इसके बाद है कि मान लीजिए एक वस्तु एक को क्षैतिज अक्ष पर और वस्तु दो को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया जाता है, तो बजट रेखा क्या होगा यदि एक की कीमत दोगुनी और वस्तु दो की कीमत तिगुनी हो जाती है? तो क्या होगा जब वस्तु एक को क्षैतिज अक्ष पे और दूसरी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया जाता है और दोनों वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी जा रही है। एक की कीमत 2 गुनी और दूसरी की कीमत 3 गुनी बढ़ा दी जा रही है, तो जो बजट है वो स्थिर हो जाता है। बजट स्थिर हो जाता है अगर किसी एक की संख्या को, मतलब एक की जो क्या बोलना चाहिए, कीमत बढ़ा दी जाती है। 1 से 2 गुनी, 2 से 3 गुनी कर दी जाती है, तो जो बजट रेखा है वो स्थिर हो जाती है। इसके बाद है त्वरक सिद्धांत में पूंजी निर्गत अनुपात को माना जाता है। क्या माना जाता है? बढ़ता हुआ राष्ट्रीय आय के स्तर से स्वतंत्र घटता हुआ या नियत। तो त्वरक सिद्धांत में पूंजी निर्गत अनुपात को कांस्टेंट या नियत माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। त्वरक सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो पूंजी निर्गत अनुपात है उसको कांस्टेंट या नियत माना जाता है। इसके बाद है सरकारी खर्च क्या है? सरकारी खर्च को क्या कहते हैं? स्वायत्त व्यय का दूसरा तत्व नीति निर्माताओं द्वारा नियंत्रित किया जाना है, सीधे आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। उपरोक्त सभी जो सरकारी खर्च है वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का दूसरा तत्व है। मतलब कि सरकारी खर्च स्वायत्त व्यय का दूसरा तत्व है। अगर आपने अभी तक के वीडियो को पूरा नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगला कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।